नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। सर, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पहले नीट पर बहस की मांग राहुल गांधी ने रख दी है, जिस पर सरकार का कहना है कि नियम से कोई भी चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही होगी। इस तरीके से अगर देखें तो फिर से एक लंबा गतिरोध देखने को मिल रहा है। अब इसमें जीतता कौन है, हारता कौन है, ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर ये गतिरोध बना रहा तो हार हमारे देश के नव युवकों की ही होगी, यूथ पॉपुलेशन की होगी, डॉक्टर बनने की चाहत रखने वालों की होगी, किसी भी तरीके के जॉब की आशा रखने वालों की हार होगी। ये किस तरीके से दोनों कभी सुनिश्चित कर पाएंगे या ये टसन इसी तरीके से चलता रहेगा पार्लियामेंट में? नहीं, मैं हैरान हूँ कि विपक्ष इसी को क्यों मुद्दा बना के हाउस चलने नहीं दे रहे। देखिए, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ही ये बात थी, नीट को लेकर है। तो मोशन ऑफ थैंक्स, देखिए ये हर सेशन का पहला जो है, हर साल का पहला सेशन, और इस बार ये 18वीं जो लोकसभा है उसका पहला अधिवेशन। जी। कस्टमरी एड्रेस था प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज बेसिकली क्या है, सरकार की नियम नीति को लेकर प्रेसिडेंट की भाषण बनती है। बेसिकली सरकार की जैसे अमेरिका में स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होता है, ये सरकार की एड्रेस है। और इस बार नीट को लेकर इसी में जिक्र हुआ है, तो इसी बहस में इसी को ही वो इसको बहस कर लेते एक बार। कम से कम इसी में भाई कहने पर अब शुरू कर देते, मौका बढ़िया मौका था ये। जी, 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 इसमें जी। अननेसेसरीली एक टेक्निकल जाके भाई ये नहीं करेंगे हम एडजॉर्नमेंट मोशन में। एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब सरकार को एक्सेप्ट करना होगा, सब कामकाज पीछे रखेंगे, इसी को लेंगे। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, सेंसर मोशन है सरकार पे। और जब नई सरकार आई है, स्पीकर इलेक्शन जिता के अपनी बहुमत दिखा दी है, वो सरकार क्यों एक्सेप्ट करे एडजॉर्नमेंट मोशन? कोई भी सरकार एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं करती। जी। तो ये देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को जानते हैं वो जानते हैं कि एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं होगा अनलेस आप चाहते हैं कि शुरू से हम दिखा देंगे मोदी जी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है, और ये जो स्टेलमेंट हो रहा है हाउस में उसके कारण सरकार है। अगर यही नैरेटिव अपोजिशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे मुद्दा उठा लीजिए जहां सरकार स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, विषय सब्जेक्ट का नहीं है, क्योंकि विषय पार्लियामेंट्री ये में क्या है कि एडजॉर्नमेंट मोशन इज अ सेंसर मोशन, या एक होता है, एक मोशन होता है जिसपे डिबेट के बाद उसपे वोटिंग होती है। जैसे एक रेजोल्यूशन आप उसका 167 है और वन राज्यसभा में 167 बोलते हैं और यहाँ पे 187 है। जी। तो 167 और मेरे ख्याल 187 या 182, जिसमें से वो भी सेंसर मोशन है कि वो मोशन विल रीड, उसका ये ऐसे होगा, दिस हाउस कंडेम्स गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द नीट इश्यू। ऐसे मोशन पे वोट होता है, उसको भी सरकार स्वीकार नहीं करती। जी। वो कहेगी स्पेशल डिस्कशन कराओ, सेंसर मोशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो सरकार बहुमत है वो क्यों एक्सेप्ट करेगी ये बहस, जिसके अंत में एक वोट होगा, जिस वोट पर उन पर ठुकाई होगी। जी। अगर बात केवल नीट की विषय को लेकर गंभीरता से हाउस पे आपको उठाना था, मेरा मतलब है कि इसी में क्योंकि प्रेसिडेंट के एड्रेस में जिक्र हुआ है, इसी को आप ये कर लेते। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष का फिर वही आदत से मजबूर है, जैसे पिछले सदन हमने देखा है, 17वीं में यही चला, स्टेलमेट हुआ, ये एक्सेप्ट नहीं किए, वो एक्सेप्ट नहीं किए। मुझे लगता है जो मौका मिलता है उसको ये ऑपोजिशन यूटिलाइज करना था। आप तब अच्छा आप सर। कोई रोक नहीं। देखिए, जब अगर ये नीट की बात उठाते मोशन ऑफ थैंक्स में, मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होता है, प्रेसिडेंट ने दोनों सदन की जॉइंट बैठक में भाषण दे दी, उसके बाद दोनों सदन इसी प्रेसिडेंट्स एड्रेस को एक बहस बना के, फिर बहस के बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स अडॉप्ट होता है जो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ये धन्यवाद प्रस्ताव है, बिल्कुल। ठीक है। अब क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट एड्रेस में काफी चीजें जिक्र हुई है,
तो इसी को मौका लेके करना था। भाई एक बार तो बोल देते, क्योंकि राहुल देखिए इसमें क्या होता, और एक ट्रेजरी बेंचेस से एक बार बोलते तो नेक्स्ट स्पीकर विल बी फ्रॉम दिस, तो इस तरह करके राहुल गांधी का आज मेडन स्पीच उसी पे हो जाता बिल्कुल। और इसी पे ये बातें बोल देते। जी, बेरोजगारी हो, नीट हो, भाई नीट से बेरोज सारे मुद्दे। देखिए वैसे तो मोशन ऑफ थैंक्स में सरकार के खिलाफ बोलना है, या ये चाह रहे हैं भाई मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट ही नहीं होंगे। ऐसे भी हुआ है, जी, ऐसे भी हुआ है जहां मोशन ऑफ थैंक्स ही डिबेट नहीं हो गया, गतिरोध चलता रहा, फिर लास्ट में एक मोशन ऑफ थैंक्स अडॉप्ट हुआ है, ये भी हुआ है, हाउस बिल्कुल। ने ये भी देखा है। तो मुझे लगता है ये कोई स्ट्रेटेजी वाइज, मुझे तो ऑपोजिशन का स्ट्रेटेजी या कुछ कोई लंबा सोच कर ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, मुझे नहीं लगता है। जी। सर, एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपकी बातों से जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि नियत की बात हो रही है। नीट पर नियत कैसी है और वो भी नेताओं की। सो एन, एन, एन यहाँ भी हो गया। नीट पर नेताओं की नियत। अब यहाँ पे किसी न किसी पक्ष को तो झुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं झुकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झुके या वो झुके। अभी राहुल गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं, पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं, लोकसभा से बाहर निकल के स्टेटमेंट देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहता हूं कि विपक्ष और पक्ष से ऊपर उठ करके हमें स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, है ना? जब ये दोनों चीजें आप सब कुछ आप ही कह रहे हो, मतलब आप सदन के अंदर आपका व्यवहार अलग है, सदन के बाहर आपका व्यवहार अलग है। इसके पहले पिछले साल या उसके पिछले साल जो भी आपने नैरेटिव बनाया है संसद में, वो शायद आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिख रहा है। वो नैरेटिव आपने क्या बनाया था? आपने हंगामे मचाए, आप वेल तक गए संसद में, आप अपने आप को बाहर करवाए और जाकर के इल्जाम ये लगाया कि जी देखो यहाँ पे हमारा गला दबाया जा रहा है, हमारा माइक दबाया जा रहा है। आज भी माइक की बात उठी है। तो वो आपका जो स्ट्रैटेजी था वो कहीं ना कहीं काम किया और आप उससे और भी ज्यादा उत्साहित होकर के शायद आप उन्हीं स्ट्रैटेजी पे काम करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम बात चूंकि छात्रों का है, बात करोड़ों युवाओं का है, तो आप बुरा भी नहीं बन सकते। तो आप बाहर निकलो, पहले आपको जो अंदर करना है कर दो, बाहर निकल के आप कहो कि जी एकदम सही से ये सब चीजें होनी चाहिए और हमें पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। तो ये किस तरीके से अल्टीमेटली सर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि चाहे आप ये करो या वो करो, अगर इस पे बातचीत नहीं होती है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का ही होना है और वो होता रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये पब्लिक नहीं, पब्लिक को पता नहीं होता भाई क्या प्रावधान है, कैसे डिबेट होनी क्या है, कम से कम नीट को लेकर क्या सरकार की क्या, क्योंकि सरकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रही है, विपक्ष भी अपने ट्वीट के माध्यम से कई स्टेटमेंट देते आ रहे हैं नीट को लेकर। जी, और नीट में तो सरकार ने भी आज सुझाव मांगा है, पेरेंट्स से भी मांगा है, सब सुझाव दीजिए, जी, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। और एक तरफ कुछ लोग का यही मौका है, तो जो तमिलनाडु जैसे राज्य पहले से विरोध कर रहे हैं, वो आज फिर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि पूरा नीट असेंबली में, कि पूरा जी, नीट को ये कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष का, देखिए अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, ऐसा नहीं है फिर दोबारा आप चुनाव में जा रहे हैं। अगर ये कैलकुलेट कर रहे हैं भाई सरकार कमजोर है, सरकार गिर जाएगी, सरकार के प्रति लोगों को फिर असंतोष ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है। देखिए कोई भी क्राइसिस बिना सॉल्व होके नहीं रहता। जी, अभी ये चीजों को लेकर पूरी हाईकमान कमेटी भी अपॉइंट हुई है इसरो चेयरमैन की तरफ से, और सवाल है लीकेजेस को लेकर। लीकेजेस पहले भी हुए, पिछले कई बार ऐसे लीकेजेस हुए, लेकिन बिना लीकेज भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, क्यों नीट इस तरह ना हो, वो सारे बहस में आ जाता। मैं तो कह रहा हूं भाई मौका क्यों खो रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल, आपको प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नीट पर भी बोल देते, खत्म हो जाता, फिर आप दोबारा बताओ भाई मैटर क्लियर नहीं है। अभी फिर तो बजट सेशन शुरू हो रहा है ना, फिर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सर उसी मेरा में फिर सवाल, ये बात ले आते। जी, 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 देखिए जी, आपको मुद्दा से है या मुद्दा लेकर सरकार को घेरने का है, जी, जी, ये जी, दोनों अलग अलग विषय है। अच्छा, आपका इंटेंशन कैसा है, उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये नीट की बात अभी आपने बिल्कुल सही कही कि ज़्यादातर यहाँ पे लीकेज का सवाल है, पेपर लीक का सवाल है और सारा का सारा देश यही सवाल उठा रहा है कि अगर आईआईटी का पेपर
लार्ज लेवल पे पेपर लीक से फ्री है, लीक प्रूफ है, अगर यूपीएससी के पेपर्स लीक प्रूफ है, लार्जली मैं कह रहा हूं, तो बाकी नीट जैसे पेपर लीक प्रूफ क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल का जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, और सबको, सरकार को, विपक्ष को, और जो लोग स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बैठे हुए हैं सरकारों में और वहां भी विपक्ष में, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि इसके पीछे जो कोचिंग माफिया है, जो किसी को नीट के बारे में उलूल जुलूल बयान देने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो हमने उस दिन भी तमिलनाडु के बारे में भी बात की थी कि कहीं कहीं से क्यों इस तरीके के स्वर उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पहले से मालूम था कि पेपर लीक होने वाला है या गलत मार्क्स आने वाले हैं, तो उनके रीजन अलग है। मेरा खाली यही कहना है कि वो सारे रीजन को एड्रेस करने का, और एक इतनी बड़ी दुकान जो होगी ये सारे घोटाला करने वालों की, वो दुकान बंद करने का इनको एक सोल्यूशन निकालना चाहिए सबको साथ में मिलके। गलत कह रहा हूं सर? सही कह रहे हैं। देखिए नीट का प्रोज एंड कॉन्स, थोड़ा इसका हिस्ट्री भी हमने पहले भी जिक्र किया है। जी जी। नीट का क्यों सोचा गया था कि हमारे अलग-अलग बोर्ड से बच्चे पास होते हैं। स्टेट बोर्ड भी है, आपकी सीबीएसई है, और जो इंडियन सर्टिफिकेट काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, जो आईसीएसई कहते हैं, पहले आईसीएसई। सीनियर के ब्रिज होता था, जी हमारे टाइम पे सीनियर के ब्रिज था। तो ऐसे कई बोर्ड से आते हैं, तो कई क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग-अलग होती है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2012-13 में ये सोचा, भाई किसी तरह एंट्री लेवल पे एक स्टैंडर्डाइजेशन, अलग-अलग बोर्ड का अलग-अलग सिलेबस है। अच्छा, फिर वो सोच के फिर वो बात आई। उससे अच्छा, बीच में सीबीएसई ने प्री मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे, यानी मेडिकल एंट्री के लिए भाई कुछ तो कट ऑफ होनी चाहिए, और स्कूल लिविंग एग्जाम ही एक प्रकार से ये मतलब एक क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाए। ये दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु में ये बात थी, भाई और कोई एग्जाम की जरूरत नहीं, इतना बर्डन नहीं करना है। सो इसीलिए इसी को ही बेसिस करके एडमिशन दे दो। इसमें क्या होता था, जो प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस है, वो उनके लिए तो दिवाली थी, जी। क्योंकि सीटें कम है, बच्चे ज्यादा है, कि स्कूल फाइनल में तो कई बच्चे 80-90 लेके आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जिसका पेइंग कैपेसिटी का उसी को सीट देते थे। तो ये प्राइवेट, ये फिर जब नीट बन गई, नीट भी क्यों बनी, सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया। भाई तीन बातें थी, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए एंट्री पे, दूसरी कि भाई जो क्वालिटी जो टीचिंग मिलती है उस हिसाब से आपको क्वालिटी टीचिंग, मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ पीपल हु आर सेलेक्टेड टू स्टडी मेडिसिन, फिर क्वालिटी ऑफ भाई ताकि हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल इज अ लाइफ एंड डेथ इश्यू, डॉक्टर्स बन के तो फिर करेंगे। तीसरा चीज था ये जो नेगेटिव इश्यूज है जैसे कैपिटेशन फीस को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ी ये थी, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी सुप्रीम कोर्ट ने ये किए, कई कारण दिखाए, लेकिन सारा कारण को नकाराया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर कहा नहीं यही करो। तब से लेकर मैं राजनीतिक कारण से तमिलनाडु में इसकी हुई है, भाई पहले तो बोले भाई स्टेट बोर्ड में ग्रामीण बच्चे आ जाते थे, इसमें सीबीएसई बच्चों को ही एडवांटेज है, ऐसे ही शुरू कर दिए थे। लेकिन आज क्या है कि भाई तमिलनाडु में भी ग्रामीण इलाके से भी बच्चे आ रहे हैं। देखिए, जी जब एडप्पाडी पळनिसामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, जयललिता के निधन के बाद कई बार आके मोदी जी से मिले, बोले कि भाई आप हमारे लिए दिक्कत है, हमें के छूट दे दो। तब मोदी जी का कहना था कारण क्या है, बोले कि हमारे गांव के बच्चे, अरे गांव के बच्चे के लिए आप एडिशनल कोर्सेज कराओ, स्टेट गवर्नमेंट आप उनके लिए प्रिपेयर करने के लिए कोर्सेज खुलवाओ ना। जी। दलित बच्चे के लिए, आदिवासी बच्चे के लिए आप अलग से करिए, इनके पिछले वर्ग के जो बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे, केवल स्कूल एग्जाम पे करना, ये तो ये अभी अभी बच्चे कई बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन जब मौका मिल रहा है, क्योंकि नीट लीकेजेस हो गया, फिर वही राजनीतिक कारण सब कुछ जुड़ गया। इसका मतलब नहीं है, मैं ये सब कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं है नीट को अभी री एग्जामिन करना है। क्या नीट जिस तरह अभी तक कंडक्ट हुआ है, यानी ऑफलाइन एग्जाम एक ही समय देश भर में हो रहा है, और क्वेश्चन जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर डाउनलोड करके फिर वो प्रिंट होके बांटे जाते हैं, तो इसमें लीकेजेस पॉइंट्स अलग है। जैसे आपने इंजीनियरिंग की बात की, जेई, जेई जी में क्या भाई बच्चों को जाना पड़ता है, एक सेंटर जाना, जो वो प्राइवेट हो, जो भी वो एफिलिएटेड हो, जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं, जी। बच्चे जाके बैठकर उसी ऑनलाइन ऑनलाइन करके आ जाते हैं, और कई डेट्स मिलते हैं बच्चों के लिए।
जेईई में लाखों स्टूडेंट्स देते हैं एग्जाम और कई डेट्स मिलता है, फिर वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। जी, तो जिसको जिस डेट मिला उस डेट में जाके वो एग्जाम देके आ जाएंगे। अच्छा, मेडिकल में भी वही चीज कर सकते हैं भाई, साल में एक बार क्यों रखते हो, 2 बार रखो। या अमेरिका जैसा कंट्री में क्या सिस्टम है, वो ऑन डिमांड है। साल भर में कभी भी आप एंट्रेंस एग्जाम देके क्वालिफाई करके रख लो, जब एडमिशन होती है तो आप कर लो। एक बार मार्च में कर लो, एक ऑटम एडमिशन है, एक स्प्रिंग एडमिशन है। अमेरिका में ये सिस्टम है। जी, जी, भाई सब बच्चे एक ही समय देना है और ऑफलाइन देना है, ऐसा ना करके ऑनलाइन कर दो। और दूसरी बात, क्योंकि आप चाहे तो रीजन वाइज कर सकते हैं, साउथ के लिए अलग रखो, नॉर्थ के लिए रखो, ईस्ट के लिए रखो, सब अलग अलग रीजन करो, कई बार एग्जाम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें कई चीजें सोचने की है। सरकार ने भी हाईकमांड प्रविष्टि कर लिया, आज सरकार ने भी सुझाव मांगी है पेरेंट्स से। जी, 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 जी। इसका मतलब सरकार ओपन है इस विषय पर। और दूसरी बात, जैसे राष्ट्रपति अधिवेशन में राजवर्षी के प्रेसिडेंट के एड्रेस में ये जिक्र हुआ है, भाषण में, कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो लोग क्रिमिनली इसमें इन्वॉल्व है, पेपर लीकेजेस पे कार्रवाई बिल्कुल, की जाएगी। और जो कानून जो पास हुआ था पिछले सदन में, वो जी, अभी जी। इफेक्ट रूल्स हो गया, उसको फरवरी में पास हुआ था, भी हो गया, जिसमें तो बहुत सजा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो सेंटर्स ये करते हैं उन पर भी सजा है, 1 करोड़ तक भी जुर्माना है। और कई जगह तो योगी जी ने तो लाइफ से टाइम के लिए भी ये कर दिया वहां पे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सर, ये 1 करोड़ रुपए तो कोई मायने नहीं रखता है। मैं इस तरीके से अगर बोलूँगा ना अभी लाइव में, तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो इसके कनेक्शन ये पेपर लीक करने वाले और एडमिशन दिलाने वालों से भी हैं। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लेकर के एक एडमिशन करवाते हैं। तो अगर वो पकड़े भी गए और उनको तो बस एक स्टूडेंट का फीस जाएगा पेनल्टी में। तो वो इश्यू नहीं है, उनको जेल टर्म होना चाहिए और भी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इन सबसे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है सर कि मैंने आईआईटी के पेपर होते हुए जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइफ टर्म है उसमें, अभी जो योगी सरकार ने जो लाइफ टर्म है, इस पे तो बिल्कुल, 7 8 बिल्कुल। 10 साल तक है। हाँ, सर मेरे कहने का मतलब है इसको ना थोड़ा रिगरस करना पड़ेगा। रिगरस मीन्स क्विक पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि जो स्टेक पे पैसा लगा हुआ है ना सर, वो कहीं पनिशमेंट से ज़्यादा है। अगर स्टेक पे मेरा 100 करोड़ लगा है और पनिशमेंट में 1 करोड़ ही देना है या कुछ भी झोल-झाल करके मैं फिर भी बाद में छूट जाऊँगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 100 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, तो फिर वो अलग बात होती है। मैं आता हूँ सर वापस जेईई के एग्जाम पे। सर जेईई के एग्जाम में जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन होता है, सब कुछ आपको एकदम फ्री होकर के सीधे ऑनलाइन जाकर करना है। अब वही सर एग्जामिनेशन सेंटर पूरे देश भर में होते हैं और वो सरकार कंप्यूटर से लेकर के सब कुछ सरकार के होते हैं, अपने होते हैं। वो चीज़ एनईईटी मतलब कि नीट में क्यों नहीं होने दिया गया और इन सब चीज़ों से यही लगता है कि कहीं न कहीं वो माफिया, एजुकेशन माफिया, पेपर माफिया इन सब का कंट्रोल है और इनके कंट्रोल की वजह से ही चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी। अगर मैं शायद हो सकता हूँ गलत कह रहा हूँ तो एक बार टोक दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, इसमें लॉबी। अच्छा, दूसरा क्या है, इस बार इन्होंने सिलेबस को थोड़ा ट्रिम कर दिया था। ट्रिम करने से वजह से कई लोगों को लगा भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों स्प्रिंग अप हुए, इसीलिए हुए क्योंकि हमारी स्कूल एजुकेशन है कोलैप्स्ड। जी, कोई बोर्ड, कुछ भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो और सीबीएसई बोर्ड, तो थोड़ी भी पढ़ाई हो जाती है कई स्कूलों में, अच्छे अच्छे टीचर्स है। लेकिन जो कई राज्यों में मैं देख रहा हूँ, स्कूल की हालत खराब है। जी, प्राइमरी भी खराब है, सेकेंडरी भी खराब। अगर कोई एक सेक्टर है जो बड़ा नेग्लेक्ट हुआ है, वो है हमारी शिक्षा की जो विभाग है। तो बिल्कुल। ये तो हमें मानना पड़ेगा, जिसके कारण से आपको बच्चों को ट्यूशन की बात आती है, फिर जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोटा कोटा जैसे शहर, हैदराबाद, पुणे, यहाँ इकोनॉमी में कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये जो नए नए शहर है, बेंगलुरु है, ये 4 5 ऐसे शहर है, ऑल इंडिया दे अट्रैक्ट पीपुल। केवल बच्चे जाते हैं, कोचिंग में घुस जाते हैं, और जो कोचिंग में रगड़ पैटिस होती है बच्चों की, जी। और सारी चीजों को कहा जाता है भाई रोट लर्न कर लो, बगअप कर लो। और कई कोटा में तो आप जानते हैं कितने बच्चे, वही सुइसाइड की केस देख लीजिए। आज 12वां था। इस साल का 12वां हुआ आज। नहीं, इसका कारण तो, इसका मतलब, एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में नाम भर के ये +2 इयर्स में क्या करते हैं, जाके कई कोचिंग में जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल, स्कूल बिल्कुल। भी अटेंडेंस को ये कर देती है, नंबर 1। एग्री,
नंबर 2, ये इस बार ये नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी ने ये सोचा, एजेंसी ने, भाई हम थोड़ा इसको ये कर दें, सिलेबस कम कर दें। जैसे सिलेबस कम हुई, कोचिंग इंस्टीट्यूट को लगा भाई ऐसे सिलेबस, क्योंकि उनको जो फीडबैक मिला कि भाई बच्चों पर ज्यादा बोझ है, अगर सिलेबस कम की जाएगी, टेस्टें और इजी हो जाएंगे, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो फिर काम नहीं होगी। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो फिर मैं सुन रहा हूँ कई फिगर्स बताया जा रहा है, दिस इज 68,000 करोड़ इंडस्ट्री, देश भर में कोचिंग चल रहा है। हो सकता है सर, हो सकता है, ये तो ऑफिशियल फिगर हो सकता है जो लोग, लेकिन जो चीजें अंदर माल दबाई जाती है उसका तो डेटा भी किसी के पास नहीं है। और अच्छा, आप आज कई जगह कई इंस्टेंसेस हैं, लीकेजेस पे कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हो जाते हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे रिजल्ट्स निकलते हैं, जेई का हो या नीट का, बच्चों को छवि छाप के भाई ये फलाना रैंक है, ये फलाना रैंक है, कहीं अपने विज्ञापन से छापते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मेहनत से वो अपने रिजल्ट पाते हैं, या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना ये जोड़ लेते हैं भाई, और इसमें कई फोटोज रिपीट कई इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। जी इसको लेकर भी विवाद हुआ है, या बच्चे आपके कोचिंग में आए थे या उनके कोचिंग में गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मेरा खाली ये कहना है, देखिए, एक होता है दारू की लॉबी, दूसरी है आपकी गुटखा की लॉबी, और उन सब लॉबी के बराबर में अगर किसी इल्लीगल धंधे को रखना हुआ, तो ये बेटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं है सर। उससे ज़्यादा बड़ी है ये, जब हम जिसकी बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की लॉबी का। और आप तो खैर साउथ इंडिया से हैं, और आपको मालूम होगा कि वहाँ पे या तो नेता माफिया है या माफिया नेता है। लार्जली बहुत सारे केसेस में, और वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला होगा या कांग्रेस वाला होगा, वो माफिया बन गया, वो तो जिसकी भी मर्जी, जिसको पैसे देगा वहां से टिकट मिल जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, और उसको बना के रखना है। ये सब सिस्टम जो चलते आ रहा है ना, पता नहीं। और मैं सर सच्ची पूछिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 10 साल से, मैं यही सोच रहा था कि कोई ना कोई एक तो ऐसा इंसिडेंस आएगा जिस दिन ये माफिया लोगों का, जो खास करके बच्चों के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, ये शायद मौका है कुछ कर गुजरने का, और इस पर्टिकुलर बीमारी को समाज से निकालने का। मुझे यही लग रहा है सर। बिल्कुल, देखिए ये एक सारा प्रॉब्लम क्या है, डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम है। जी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और पहले क्या था, मैं बता रहा हूं आपको, पहले एक मेडिकल कॉलेज रिकॉग्निशन पाने के लिए 500 बेड का अटैच होना था। जी फिर इंडिया के कार्यकाल में वो बदला गया, भाई 100 बेड अगर आप अटैच हो जाए तो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तभी चलेगा जब कोई हॉस्पिटल से अटैच हो, बिल्कुल। तो तभी ये बना। तो फिर जब बनाया गया, अब क्या है, देखिए सरकार के सामने ये हेल्थ को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगी। इसका मतलब डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, और बस इतना ही आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करना है आपको। ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे नहीं होना। आजकल क्या हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने लगे। बिल्कुल। मैं जानता हूँ कई राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि इतने हो गए। तो क्योंकि आप देखें, वो नाम के वास्ते इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं है, बीटेक डिग्री लेके आते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता इंजीनियरिंग का। ये वाला चीज हमें बंद करना है। ये जो ये चल रहा है कि भाई किसी तरह ये कर लो, मतलब आप ये जो एजुकेशन माफिया, देखिए एक समय बिहार में कहते थे कोऑपरेटिव माफिया एक और एजुकेशन माफिया। मैं मैं भी वही बताता चाहता हूँ, हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो इस जी पीरियड का था जब कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा टाइप जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बिल्कुल यही बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेटिव सही पकड़ा माफिया, है सर आपने, बिल्कुल सही नाम पकड़ा है। एक कोऑपरेटिव माफिया था, एक एजुकेशन माफिया था। जी अब क्या हो गया है, अब तो देश भर में आप माफिया शब्द नहीं है, कोचिंग सेंटर की हम शब्द यूज कर रहे हैं। कहीं बिल्कुल बिल्कुल गंभीरता से तो मैं तो कहूंगा ये कोचिंग माफिया है। बिल्कुल सर। और ये देखिए, बिहार में ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे वो फेमस वन जिसको सुपर 30, नहीं, हाँ, मैं सबकी ये नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने समाज सेवा भी किया है, गरीब बहुत है सर, बच्चों को, बहुत है। नहीं मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल। साथ में ऐसे अच्छे कम करने वाले कम हैं, और ये माफिया टाइप ज्यादा है। जी जी तो एक समय आ गया है भाई। और दूसरी चीज देख, मैं तो एक मेरा सुझाव और भी है, भाई क्लास 10, 11, 12 ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। जी
अगर क्लास में, स्कूल में ही आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ह्यूमन साइंसेस या आपके ह्यूमैनिटीज जो भी है, ये सारे कोर्सेज को इतनी सीरियसली पढ़ाइए जैसे उस कैरियर चूज करने के लिए बच्चों को तब से शुरू हो जाए, और कंटिन्यूअस असेसमेंट होनी चाहिए। मैं रखो भाई 12 तक आप कुछ नहीं करके आप 10वीं से लेकर ये सारे कैरियर गाइडेंस भी कराओ। हो सकता है जो बच्चे सोच रहा है कि मैं डॉक्टर ही बनना है मुझे, और उस पर प्रेशर परिवार से हो, समाज से हो, जहीं से भी हो सकता है उसको और कुछ करना है। तो हमारी ये जो मास असेंबली लाइन जैसा जैसे गाड़ियां बनते हैं ना, मारुति में या होंडा में, या कार्स आ रहे हैं भाई, सब कोई ना नटफट, ऐसा ना करके यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। बट कहीं ना कहीं स्कूल का, क्या स्कूल लेवल पे ये असेसमेंट नहीं हो सकता उस बच्चे का? और आजकल आप देख लीजिए वेस्टर्न मॉडल में क्या है, वेस्टर्न मॉडल में इतना चॉइसेस है, कोर्सेस भी चूज कर सकते हैं। कोई बच्चे देखिए ऐसा हमने कर दिया, एक स्ट्रेट जैकेट कर दिया, पीसीबीएम कॉम्बिनेशन ले लो ताकि दोनों मेडिकल भी कर सकोगे, इंजीनियरिंग कर सकोगे, या केवल एम्स हमेशा साथ रखो कि स्कोरिंग है। इस तरह की जब हम फॉर्मूला देकर बच्चों को, ये हमारे समय से हो रहा था, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जी। देखिए मैं बताता हूँ, मेरी इच्छा थी, क्योंकि हमने सीनियर कैम्ब्रिज पास किया, फिर हमारे समय में फर्स्ट डिग्री या पीयूसी होता था, पीयूसी उसके बाद फर्स्ट डिग्री, फिर जाके ऑनर्स होता था। उस समय में यही प्रेशर थी, क्योंकि भाई साइंस नहीं करना है, मतलब साइंस करो। ह्यूमैनिटीज माना जाता था एकदम फालतू है, ह्यूमैनिटीज को बोलते भाई जो राजनीति करना है वो ह्यूमैनिटीज ले लेगा, बाद में जाके लॉ कॉलेज में भी भर्ती कर लेगा अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने के लिए। जी। तो साइंस पढ़ना है, मेरा इच्छा थी ह्यूमैनिटीज पे, लेकिन घर में इतना दबाव था, फादर मुझे बोल दिया सीधा, ये आर्ट्स का चक्कर नहीं है, तो फिर तो कुछ पढ़ना नहीं है आपको, अब साइंस ले लो। अब साइंस में मुझे फिजिक्स में थोड़ी इच्छा थी, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर डिग्री तक साइंस में किया, हम्म। और उसमें उसमें देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जुओलॉजी, ये सारी चीजें, बट इट हेल्प्ड मी बिकॉज लेटर जब मैं पत्रकार बिना, मुझे एक मौका मिला जब आई हैड टू डू साइंस रिपोर्टिंग, अच्छा अच्छा। हेवी साइंस रिपोर्टिंग किया हमने, जी। तब जाके आया भाई, ये तो काम आया, क्योंकि बाकी लोग कर पाते थे नहीं। तो जहां हम साइंटिस्ट को, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, जिस प्रोजेक्ट में मैं यूएनआई में काम करता था, तो उस समय के जो एडिटर थे कलकूर, यूआर कलकूर, उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि पीटीआई हमारी कॉम्पिटिटर थी, पीटीआई का एक अच्छा साइंस सर्विस था, तो मेरा एक गोरिल्ला ऑपरेशन दिया गया। कम से कम 100 लैब्स हैं जो सीएसआईआर के अंडर आते हैं, आईसीआर के अंडर आते हैं। इन लैब्स में क्या काम हो रहा है, मैं 80 के दशक, बीच में पॉलिटिक्स से बीच में मुझे हटा के ये साइंस पुश के लिए दिया गया। तो मेरा काम था लैब्स विजिट करो, साइंटिस्ट से बात करो। वहां पे मेरी जितनी फर्स्ट ईयर डिग्री साइंस का नॉलेज था, उसी में साइंटिस्ट से बात करता था, फिर उनको कहता था और सरल बता दो, ताकि आई हैव टू पुट इट इन मास ये। बट इट हेल्प्ड मी, इट हेल्प्ड मी टू, एंड आई वी कुड डू अ सीरीज ऑन व्हाट आवर लैब्स आर डूइंग। कई काम कर रहे थे, कई फ्रंटियर एरियाज में काम कर रहे हैं, आज भी अच्छे साइंटिस्ट कर रहे हैं ना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं अपना एग्जाम्पल दिया, बच्चों को आप थोड़ा चॉइस फ्रीडम दे दो। अगर कोई बनिया परिवार से है तो वो बच्चे को कहेंगे भाई कॉमर्स ही पढ़ो, वहां क्या बच्चे रिवोल्ट करके, फैमिली बिजनेस ना करके, वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप इसलिए आप देखें कई उस कम्युनिटी से लोग डॉक्टर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये प्रेशर, हमें ये प्रेशर हटाना, मेरा यही सुझाव है। कंटिन्यूअस असेसमेंट कीजिए, अनेक मौका दीजिए कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के लिए, और प्रेशर हटा दीजिए। जी। ये क्योंकि हम भी देखे, हमारे बच्चे भी कितने कष्ट से पास करते। और बिल्कुल। मैं ये एक बात बताना, देखिए बच्चे की इमेजिनेशन, टैलेंट का कभी कभी पोल वोल्ट करते हैं। देखिए हमारी क्या क्या था भाई, साइंस में घुस गए तो साइंस ही निकलना है, लेकिन मैं ब्रेक करके फिर ह्यूमैनिटीज इंग्लिश ऑनर्स लिया, फिर अलग कुछ किया। बट फादर वॉज वेरी अपसेट, तो ये कर क्या रहा है, साइंस से कह रहा है ह्यूमैनिटीज पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज से क्या मिलेगा इसको। अब बीच में हम कहाँ कहाँ चले गए, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और स्पीच ऑडियो थेरेपी एडमिशन हो गया था मेरा वहां पे चंडीगढ़ में, जी। तो पीजीआई है ना चंडीगढ़, वहां पे बिल्कुल। यूनिक कोर्स हुआ, मैं एग्जाम दिया, 3 ही सीट था, 3 ही सीट, आई गॉट 1 सीट। इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो गए हम, लेकिन चंडीगढ़ में हॉस्टल की प्रॉब्लम थी। अब पीजीआई में हॉस्टल का व्यवस्था नहीं था फॉर दिस मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स,
बोले भई आप कहीं बाहर व्यवस्था करो, मेरे पास वो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कहीं बाहर से मकान ले लूँ। मैं बात कर रहा हूँ वही अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर अर्ली 70s की बात की आपने, मैं अर्ली 90s तो नहीं, अर्ली 2000 में ग्रेजुएशन वगैरह का मेरा मौका आया था। तब भी मुझे लग रहा था कि यार पहले के लोगों के लिए कितना आसान था सरकारी नौकरी पाना। अगर आप देखेंगे जो पुराने ज़माने में सरकार ढूँढ-ढूँढ करके लोगों को ला करके नौकरी देती थी। उसके बाद ये सब चीज़ें माहौल पूरा बदलते गया, पॉपुलेशन बढ़ते गया, पोज़ीशंस कम होते गए और वैकेंसीज़ कम होती गई, इवन कॉलेजेस में भी वैकेंसीज़ कम होती गई, कॉम्पिटिशन और बढ़ते गया। और अगर आज हम 20 साल के बाद की फिर से मैं बात करूं तो 20 साल बाद तो कंपटीशन और 10 गुना बढ़ गया होगा। ऐसे केसेस में मैं देखता हूं, आपने जो स्कूल वाली बात बोली, स्कूल वाली बात आपकी बहुत ही बेहतरीन है। दो चीजें हैं, एक तो यहाँ के जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हैं वो ऑलरेडी जो अच्छे स्कूल है नामी गिरामी जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह, वो 8वीं 9वीं क्लास से आपको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। उनको मालूम होता है कि ये बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा, और उसमें आपको आपको कोई भी कोचिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्कूल की अलग से क्लासेस है। ये ठीक यही मॉडल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ सरकारी स्कूलों में रेप्लिकेट किया और शायद वो भी काम कर रहा है। और इसी तरीके से ये सब चीजें पूरे देश भर में रेप्लिकेट करके मेरे ख्याल से सरकार को, और सबसे पहले तो ये माफिया को खत्म करना चाहिए। बाकी एजुकेशन में सुधार तो बाद की बात होगी, ये तो सुधरने ही नहीं देंगे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चोट वहां पे हो, फिर एजुकेशन में सुधार हो और आगे चलते रहे। देखते हैं सर, ये बड़ा गतिरोध का पॉइंट किस तरीके से मंडे को क्या होता है और फिर ट्यूसडे को क्या होता है, इस पे डिपेंड करेगा। शंका है मुझे कि ये आसानी से मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। देखते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे मंडे को बड़ी खबरें लेकर के और उन पे अपनी कमेंट्री लेकर के। नमस्कार।